हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। सो आज का एक न्यू टॉपिक है जो कि डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक इंट्रोडक्शन टॉपिक है जिसके कारण से आप लोग एक्सरसाइज 4.4 और उसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 100% आते ही हैं। और साथ ही साथ में ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो कि 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। माइनर एंड को फैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। माइनर्स क्या होते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इनको किस तरीके से निकाला जाता है, ये हम इस टॉपिक में सीखेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में एक हिंट टाइप से बताती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोग इसको समझ रहे हैं तो ये इजी लगेगा। अगर आप लोगों ने इसको समझा नहीं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी तो यही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत टफ साबित हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग जिस तरीके से जिस वे में मैं समझाती हूँ और वीडियोस अपलोड करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि वो ज़रूरत है इसीलिए समझाया जा रहा है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं वीडियोस वैसे ही अपलोड नहीं करती, क्योंकि मुझे वैसे ही आप लोग का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है। ओके, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। केस 1, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप समझते हैं, रो इंटू कॉलम को ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रो इंटू कॉलम के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमको ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। अगर मैं एकदम प्लेन वे में बोलूँ, मतलब एक ईजी ट्रिक के साथ बोला जाए, ठीक है, अगर मैं एक ट्रिक के साथ इसको लिखूँ, इसका हम लोग मैं क्या निकालूँ, इसका एडजॉइंट अगर मैं निकालती हूँ इसका, ये क्या ए है। ए किस वे में लिखा जाता है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ। ए किस तरीके से लिखा रहता है, हमेशा A1 A2 और यहाँ पे B1 एंड B2 इसी वे में लिखा रहता है। एडजॉइंट कैसे लिखा रहता है, इसका इन्वर्स, इसके इन्वर्स को ही हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जो होता है उसी को हम लोग एडजॉइंट कहते हैं। ट्रांसपोज मतलब A1 A2 B1 B2, राइट। अब हम लोग ये जो है ट्रांसपोज हुआ, अब हम लोग क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। जब हम लोग मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो पता है उसको किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए, ये जो हमारा ए और बी है, जो हमारा डायगोनल रिलेशन है वो उल्टा हो जाता है। मतलब एक तो डायगोनल रिलेशन उल्टा होता है और दूसरा जो दूसरी साइड में ऑफ डायगोनल रिलेशन है, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है तो अगर पहले मैं इस तरीके से लिखती हूँ फिर वैल्यू वाइज लिखती हूँ। अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है डायरेक्टली तो देखिए कैसे होगा। मैंने क्या कहा कि डायगोनल का इंटरचेंज होता है। ठीक है, मतलब B2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और A1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। किस तरीके से, यहाँ पे देखिए, B2 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और A1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। एक चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। अब जो हमारा ऑफ डायगोनल है, मतलब इधर साइड का जो रिलेशन है, वहाँ पे देखिए आप लोग B1 है और A2 है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे साइन चेंज करना है इसका, तभी वो डायगोनल ऑफ अ एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो A2 का माइनस और यहाँ पे B1 भी माइनस में, इसी चीज़ को हम कहते हैं एडजेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये जो है ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में ही चलता है, 3 मैट्रिक्स में ये वाला जो ट्रिक है ये यूज़ नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक में ये ट्रिक यूज़ होती है। ट्रिक के इसी तरीके से सॉल्व होता है बेसिकली, सबसे ईजी पैटर्नली। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को किस में समझा है, वेरिएबल्स में समझा है। हमको किस में समझना है, वैल्यू में समझना है। तो देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले ये दोनों जो है डायगोनल जो है वो इंटरचेंज होते हैं। इंटरचेंज मतलब कि जहाँ पे 4 है वहाँ पे 1 आएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 4 आएगा। तो लिख दीजिए 4 एंड 1। इतना समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा कि जो दूसरी साइड होती है उसमें क्या होता है, साइन का चेंज होता है। मतलब दोनों जो साइड है वहाँ पे क्या आएगा, हमारा माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है डायरेक्टली हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 मैट्रिक्स में होता है, 3 मैट्रिक्स में ये जो ट्रिक है ये यूज़ नहीं होती है, मेथड यूज़ नहीं होती है। ओके, ये ऑर्डर ऑफ 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स में ही ये यूज़ होती है। पहले क्या करना है, पहले जो हमारे ये वाला साइन है A1 और B2, इसका जो डायगोनल है इसको इंटरचेंज कर देना है। डायगोनल किसको कहते हैं, इस साइड इस तरीके की चीज़ों को हम डायगोनल कहते हैं। अगर वो सेम हो या इस पैटर्न में लिखी हुई चीज़ें होती है तो उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो पहले क्या करेंगे, डायगोनल्स को चेंज करेंगे और उसके बाद की जो बची हुई वैल्यूज़ उनका साइन चेंज होगा। इस तरीके से हम लोग जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालते हैं। ये तो मैंने बता दी ट्रिक। अब सॉल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो चलिए देखते हैं।
केस वन स्क्वायर ऑफ अ टू ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आपको, मैं पहले बताती हूँ आपको माइनर्स किस तरीके से निकालने। पहले हमेशा माइनर निकलता है, उसके बाद कोफैक्टर, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स यू निकलती है, ठीक है। तो चलिए किस तरीके से निकालते हैं देख लेते हैं। माइनर ऑफ A11। A11 क्या है हमारा, ये अब इतना तो आपको पता होगा कि A इक्वल्स टू क्या होता है, A11 A12, यहाँ पे क्या है B11 और B12, इसी तरीके से लिखा रहता है ना हमारा ए। तो वही हमारे यहाँ पे क्या है, A11 ये है, A12 ये है, फिर यहाँ पे A21 है, A22 है, ठीक है। किस तरीके से पैटर्न होता है आपको याद है ना, कि मैं एक बार, अच्छा हो गया, मैं एक बार और आप लोगों को समझाने के लिए फिर से याद दिलाती हूँ कि किस वे में हमने समझा था। यहाँ पे देखिए, जर्नल पैटर्न मैट्रिक्स का हमारा ये होता है, पर इन द फॉर्म ऑफ माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट। उसमें हम लोग किस तरीके से लिखते हैं हमारे ए को, A11 A12 A21 A22, और अगर जो है ऑर्डर ऑफ थ्री मैट्रिक्स होता है तो इसमें चेंजेस आ जाते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। इसी तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, माइनर ऑफ A11 मतलब कि ये वाला पहली टर्म का हमको माइनर फाइंड करना है। तो पहली टर्म का माइनर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो वो वैल्यू है A11 की उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब उसको अनदेखा कर देंगे, और सेकेंड जो हमारी कॉलम 1 है उसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे। जो बची हुई वैल्यू होगी वही जो है हमारा माइनर ऑफ A11 होगी। समझ रहे हैं, काफ़ी इजीली समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को किसका A11 का बोला गया। A11 क्या है हमारा, 1 हमारा A11 है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो हमारी वैल्यू है उसकी रो और कॉलम को अनदेखा कर देंगे, और जो बची हुई वैल्यू होगी वो हमारी माइनर कहलाती है। तो देखिए हमको A11 फाइंड करना है। A11 की वैल्यू क्या है, 1, मतलब 1 के आसपास वाली क्या, रो 1 हो गई और कॉलम 1 हो गई। तो इसको हम अनदेखा कर देंगे, तो बची हुई वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4। तो हमारा M11, माइनर ऑफ A11 इज M11। माइनर ऑफ A11 को M11 कहते हैं, ठीक है। M11 मतलब कि हमारी रो 1 एंड कॉलम 1 को अनदेखा कर दीजिए, बचा हुआ क्या रहता है हमारा 4। इतना समझ में आ गया। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 का क्या होगा हमारा, आप लोग जर्नली इस तरीके से समझिए। ये माइनर ऑफ A1 A2 A3 ये सब जो है मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्टली M11 M12 M21 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो देखिए M11 समझ में आ गया। M12 देखते हैं। M12 मतलब आपको पहली रो छोड़नी है एंड सेकंड कॉलम छोड़ना है, क्योंकि किस तरीके से लिखा है, रो इनटू कॉलम के तरीके से लिखा हुआ है ना, ये रो इनटू कॉलम के तरीके से लिखा है, मतलब रो 1 छोड़नी है और कॉलम 2, मतलब रो 1 एंड कॉलम 2। रो 1 को छोड़ना है और कॉलम 2 को छोड़ना है, तो क्या बचता है हमारा 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, R इंटू सी के हिसाब से देखेंगे, रो इंटू कॉलम के हिसाब से। रो 2 आपको छोड़नी है एंड कॉलम 1 आपको छोड़नी है। रो 2 कौन सी है, ये, कॉलम 1 कौन सी है, ये, तो क्या है बचने में 2। तो वह हमारा 2 एज इट इज। सिमिलरली M22 मतलब हमारी रो इंटू कॉलम के हिसाब से देखिए, रो जो है वो है हमारी 2 और कॉलम जो है वो भी हमको क्या लेनी है 2। रो 2 और कॉलम 2, तो क्या बचता है हमारा 1। रो एंड कॉलम तो आप समझते हो, रो इस तरीके से लिखी जाती है, कॉलम इस तरीके से लिखी जाती है, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी रहे। M11 जो है, M11 का मतलब हमारी जो रो है और कॉलम, इसके हिसाब से देखना है। रो जो है वो हमारी 1 है, कॉलम जो है वो भी हमारी 1 है, मतलब आपको 1 को अनदेखा करना है रो में और कॉलम को भी अनदेखा करना है, मतलब रो 1 को नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है। तो वैल्यू क्या बचती है हमारी 4। सिमिलरली M12 में क्या होगा, हमारा 1 जो है वो रो 1 है और 2 जो है वो हमारा कॉलम 2 है, ठीक है। तो रो 1 एंड कॉलम 2 नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 3, हमारी आ गई वैल्यू 3। सिमिलरली M21 मतलब हमारी रो जो है वो 21 है एंड कॉलम जो है वो क्या है हमारी 1 है। तो यहाँ पे देखिए हमारी रो 2 और कॉलम 1, तो क्या बचता है हमारा 2, तो इसका आंसर है हो जाएगा 2। सिमिलरली M22 मतलब हमारी रो भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 2, तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। बस आप लोग को पैटर्न समझना है। ये जो हम लोग करते हैं ना M11 M12, ये हमारी रो और कॉलम के हिसाब से है, ठीक है। रो एंड कॉलम के हिसाब से हमको वैल्यू दी हुई है, हमको उसको नेगलेक्ट कर देना है। नेगलेक्ट करने पे जो वैल्यू बचेगी वो हमारी क्या होगी, माइनर्स की वैल्यू होगी। इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कोफैक्टर के पास। कोफैक्टर में क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए, ये जो कोफैक्टर ऑफ A11 A12 A21 जो है, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली A11 करके लिखना है, ठीक है।
हमारा कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस का 1 आई प्लस जे विथ अ मल्टीपल ऑफ हमारा माइनर जो है हमारा आई जे रहेगा, ठीक है। आई जे की जगह पे आई जे की वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी आई जे की वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी आई जे की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, कोफैक्टर ऑफ ए इलेवन का कोफैक्टर मतलब स्टार्टिंग वाले का कोफैक्टर जानना है हमको। अब यहाँ पे ए11 मतलब हमारी वैल्यू जो है माइनर किस में है? ए11 में, तो इसका कोफैक्टर भी 11 में ही रहेगा। कोफैक्टर जो है माइनर से रिलेट करके ही रहता है। ए11 का कोफैक्टर, ए12 का कोफैक्टर, ए21 का कोफैक्टर, ए22 का फैक्टर, इसी तरीके से कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, माइनर से ही रिलेट होता है, ठीक है। अब कोफैक्टर में यहाँ पे आप लोग देखिए 1 1 है, मतलब आई और जे की वैल्यू 1 और 1 है, ठीक है। मैंने भी बताया ना फॉर्मूले में आई जे की वैल्यू के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू जो आई जे है वो 1 1 ही है। -1 के साथ आई और जे को प्लस करो, मतलब 1 + 1 = 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमको? माइनर के साथ। माइनर आई जे मतलब माइनर ए11 एंड माइनर M11, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 11 का ही तो माइनर निकाल रहे हैं ना, पहले सबसे पहले हम लोग इसका माइनर निकाल रहे हैं ए11 का, तो इसलिए मल्टीपल में हमारा M11 का मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो कि वैल्यू क्या है इसकी? 4, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर मीन्स 1, किसी भी चीज़ का स्क्वायर 1 ही होता है, नेगेटिव साइन हट जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा 1, 1 × 4 = 4। सेकेंड वाला देखिए, यहाँ पे क्या है? सेकेंड वाला हमारा क्या है? M12, मतलब यहाँ पे भी M12 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो है माइनर का ही कोफैक्टर निकालना होता है हमेशा, इसलिए ये सीरीज वाइज चलता है एक पैटर्न में, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए11 के बाद ए21 में इसकी वैल्यू डालें, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी माइनर की वैल्यूज़ हैं वही हमारी कोफैक्टर की वैल्यूज़ में मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी। इतना समझ गए? नहीं भी समझ रहे हो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी एक दो एग्जाम्पल भी कराऊंगी इसके, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे, इसलिए रिलैक्स रहिए। जिस वे में समझा रही हूँ बस थोड़ा समझने की कोशिश करिए। हम लोग क्या है ए12 देखिए, तो ए12 में क्या होगा? -1 की वैल्यू, आई की वैल्यू है 2 और जे की वैल्यू हमारी 1। ये वैल्यू जो है उल्टी लिख दी गई है, आई की वैल्यू जो है वो है 1 और जे की वैल्यू है 2, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, 2 + 1 = 3, ठीक है। तो -1 का क्यूब है इंटू 3 जो है हमारी माइनर की वैल्यू जो है क्या है? 3, तो 3 एज इट इज़। अब -1 का क्यूब मतलब -1 ही आएगा, तो -1 × 3 = -3, ठीक है। इतना समझ में आया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा A21 = A20 मतलब आई की जगह पे 2 है और जे की जगह पे 1 है। -1 आई जो है वो हमारा 2 है और जे जो है वो हमारा 1 है। लिख दी दोनों की वैल्यूज़। अब मल्टीप्लिकेशन में M21 की वैल्यू है, माइनर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि क्या है? हमारी 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2 + 1 = 3, तो 3 का मतलब -1 का क्यूब क्या होगा? -1, तो -1 × 2 = -2। इतना समझ में आ गया? अब आप देखिए A22 मतलब आई की वैल्यू भी 2 है, आई की वैल्यू भी 2 है, जे की वैल्यू भी 2 है। इसका मतलब -1, 2 + 2, 2 + 2 = 4, -1 का 4 पावर जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि -1 की पावर 4 है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो 1 × 1 = 1। इतना समझ में आया? अब आप लोग देखिए, आपकी जो माइनर्स थे, माइनर्स तो डायरेक्टली निकल के आ रहे थे, हमको बस क्या करना था? इसके हिसाब से रो एंड कॉलम को नेगलेक्ट करना था। जो नेगलेक्ट होने के बाद जो वैल्यू बचती थी वही वैल्यू हमारी माइनस की आ गई। कोफैक्टर में हम लोगों को क्या करना था? एक बेसिक फॉर्मूला है, उसमें हम लोग को वैल्यूज़ अप्लाई करनी थी, जिसके कारण से हमारा प्लस और माइनस में साइन आ गया। इतना हो गया। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे देखिए, हम लोग को क्या सीखना है? माइनर सीख लिया, कोफैक्टर सीख लिया। अब क्या सीखना है हमको? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हमको एडजॉइंट सीखना है कि किस तरीके से हम एडजॉइंट लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन के मतलब इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बता दिया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रांसपोज में लिखी हुई होती हैं। ट्रांसपोज मतलब जर्नली अगर हम कोई भी वैल्यू ए की निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकली रहती हैं? A11, A12, A21, A22, इस तरीके से वैल्यूज़ होती है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए का ट्रांसपोज होता है, मतलब इस ए का ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई होती है, ठीक है। तो हमारी और हमेशा कैपिटल में होंगी एडजॉइंट के अंदर की वैल्यूज़ जब भी हम शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? A11, A12, A21, A22, ठीक है। रो वाली चीज़ें कॉलम में चेंज हो जाती है ट्रांसपोज में, इतना तो आपको पता है ना। बस तो हम लोग को वहाँ पे उसकी वैल्यूज़ लिख देनी, जो कि क्या आई है हमारी 4, -2, -3 एंड 1। ये जो वैल्यूज़ आई है ना, ये हमारी वैल्यूज़ जो है कोफैक्टर की वैल्यूज़ है।
कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई होंगी एडजॉइंट ऑफ ए के लिए। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम देखते हैं केस 2। केस 2 में हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3×3 का। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा केस 1 से, केस 2 में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। केस 2 जो है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स का ये जो है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें जो है 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी। इतना तो आपको समझ में आता है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, माइनर निकालना है इसका। हमने जो इससे पहले वाला किया था वो ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स का था। ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट जो है मैंने डायरेक्टली निकालने की ट्रिक बता रखी थी। इसमें वो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। इसमें जो है सॉल्यूशन पूरा लॉन्ग मेथड से होता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसको बस सॉल्व करना होता है जिस तरीके से मैंने अभी आपको 2×2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए बताया था, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या यहाँ पे ये किस तरीके से लिखे होते हैं ये तो आपको पता है। नहीं पता है तो एक बार मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ किस तरीके से रहते हैं। A11, A12, A13, A21, A22 and A23, similarly A31, A32 and A33। ये सब चीज़ें जनरली मैंने आपको पढ़ा दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, बट अगर आप लोगों को नहीं याद है तो यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं। A11, A12, A13 की वैल्यूज़ ये रही, A21, A22, A23 की वैल्यूज़ ये रही, A31, A32 एंड A33 की वैल्यूज़ ये रही। ये जो वैल्यूज़ है ए में है, एडजॉइंट में इसका ट्रांसपोज में वैल्यूज़ रहेंगी, ठीक है। ए का ट्रांसपोज नहीं, जो हमारी कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आई है ना उसका ट्रांसपोज होके एडजॉइंट बनता है, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग ए को ट्रांसपोज करके डायरेक्टली एडजॉइंट में लिख देंगे, ये नहीं होता। कोफैक्टर जो हम निकालते हैं ना, माइनर की हेल्प से कोफैक्टर निकलता है। ये जो कोफैक्टर की वैल्यूज़ है ना यही जाती है एडजॉइंट में, ओके, बट विद द इनवर्स, उसका ट्रांसपोज निकल के जाती है वैल्यूज़। ट्रांसपोज मतलब समझते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देना। तो एडजॉइंट जो है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होके लिखा जाता है डायरेक्टली हमेशा। इसलिए मैं अभी से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो। बाय द वे मैंने हर एक क्वेश्चन में जितने भी आप लोगों को सॉल्यूशन अप्लाई करे हैं उसमें सब में मैंने बेसिकली हर एक फॉर्म को लिखने के बाद ही सॉल्व कराया है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। सब में मैंने माइनर इसी तरीके से निकाला है, कोफैक्टर इसी तरीके से सॉल्व कराया है हर एक क्वेश्चन में, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बस समझा रही हूँ, समझाने के बाद हम जैसे ही क्वेश्चन में चलेंगे ना तो आप लोग को धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा किस तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन को अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले माइनर देखिए, माइनर में क्या है, M11, M12, M13, इतना तो सब समझते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग किस में देखेंगे, M11 मतलब हम लोग को क्या छोड़ना है, रो एंड कॉलम। रो वन एंड कॉलम 1 नेगलेक्ट कर देंगे। रो 1 एंड कॉलम 1 बचे हुए एलिमेंट्स क्या है, 5, 8, 6, 9। ये देखिए 5, 8, 6, 9 ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 9 ज़ा 45, 6 8 ज़ा 48, ठीक है। यहाँ पे आ गया, बीच में माइनस, हमेशा जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस आता ही है, तो माइनस एज इट इज़, बड़ी चीज़ का माइनस, बड़ी वैल्यू में माइनस है तो मतलब ओवरऑल माइनस आएगा। तो 48 माइनस 45 इज माइनस का 3। सिमिलरली M12 के लिए देखिए, M12 में क्या हमारी रो जो है वो 1 है एंड कॉलम जो है वो 2 है, ठीक है। रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर दीजिए तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है, 4 मल्टीप्लाई विथ 9 एंड 6 मल्टीप्लाई विथ 7। यहाँ पे वही लिखा है 4 6 7 8, 4 का 9 से मल्टीप्लाई, 4 9 ज़ा 36 एंड 6 7 ज़ा 42। वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है 42 माइनस 36 माइनस का 6। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। M13 मतलब हमारी रो जो है वो 1 रहेगी और कॉलम जो है वो क्या रहेगा, थर्ड कॉलम रहेगी। रो हमारी 1 यही है, कॉलम 3 हमारी ये है। इसको और इसको नेगलेक्ट कर दीजिए तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी, 4 5 एंड 7 8। तो बस वही वैल्यूज़ आई हमारी 4 5 7 8। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, 4 8 ज़ा 32 एंड 5 7 ज़ा 35, दोनों में 35 माइनस 32 तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का 3। देन यहाँ पे क्या है हमारा M21 मतलब हमारी रो जो है वो 2 होगी और कॉलम जो है वो क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो यहाँ पे देखिए रो 2 हमारी ये है और कॉलम 1 जो है हमारी ये है। इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या वैल्यूज़ बच रही है हमारी, 2 3 8 9। तो बस यहाँ पे देखिए 2 3 8 9 यही वैल्यूज़ बच रही हैं। देखिए जो सॉल्यूशन है वो तो इसी के हिसाब से होगा। हम लोगों को रो और कॉलम समझनी है कि रो जो है वो ये है और कॉलम जो है वो ये है। रो और कॉलम हमें दी हुई है कि कौन सी रो और कॉलम को आपको छोड़ना है, बचे हुए एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। इतना तो आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स में समझ में आता है। 2 3 8 9,
टू नाइन ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, 24 माइनस 18 इज़ माइनस का 6। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट वाले पे M22। M22 में आप देखेंगे जो हमारा 2 है ये हमारी रो है और कॉलम जो है वो भी हमारी 2 है, मतलब आपको रो 2 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, ये रही हमारी रो 2, ये रही हमारी कॉलम 2, दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बच रहा है 1 3 एंड 7 9। वही यहाँ पे लिखा है 1 3 एंड 7 9, ठीक है। 1 9 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे 21 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस का 12। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा M23। हमारा जो 2 है, मतलब रो जो है वो कितना क्या है 2 और कॉलम जो है वो क्या है हमारा 3। चलिए हम इसमें देखते हैं कि रो 2 ये रही और कॉलम 3 ये रही, बची हुई वैल्यूज़ क्या है 1 2 7 8। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 7 8, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई हमारी माइनर की। अब यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई विथ 8 इज़ 8 एंड 2 7 ज़ा 14, तो 14 माइनस 8 इज़ माइनस का 6। अब हम देखते हैं 31। M31 में क्या होगा, हमारी रो जो है वो क्या है 3 और कॉलम जो है वो क्या है 1। तो चलिए देखते हैं, रो 3 को हमको नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है। बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 2 5 3 6, ठीक है। वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं 2 3 5 6, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 12 इज़ माइनस का 3। देन यहाँ पे देखिए M32 मतलब रो जो है वो है हमारी 3 एंड कॉलम जो है वो हमारा है 2। तो हमको रो 3 को और कॉलम 2 को नेगलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये रही हमारी रो 3, रो 3 में हमको क्या कॉलम 2 को नेगलेक्ट करना है। तो बची हुई वैल्यूज़ क्या हमारी 1 4 3 6, ठीक है। तो यहीं पे माइनर में यही वैल्यूज़ हैं 1 3 4 6। 1 इंटू 6 इज 6 एंड 3 4 ज़ा 12। माइनस का साइन एज इट इज़ रहता है बीच में। 12 माइनस 6 इज माइनस का 6, क्योंकि बड़े वाली वैल्यू में माइनस का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, रो जो है वो भी हमारी क्या है 3 और कॉलम जो है वो भी हमारी 3 है, ठीक है। रो 3 है एंड कॉलम 3, मतलब आपको रो 3 को नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए रो 3 को आप नेगलेक्ट करेंगे एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है हमारा 1 2 4 5, ठीक है। तो वही यहाँ पे देखिए 1 2 4 5, 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 8 माइनस 5 इज़ माइनस का 3। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि माइनर किस तरीके से निकालना है। आप लोग पहले के एकदम न्यूली अगर समझने की कोशिश करेंगे इसको, तो आप लोग हमेशा पेंसिल का यूज़ कर लिया करिएगा, ठीक है, जिससे आप लोग उस चीज़ को ढक सकेंगे। तो बाकी जो वैल्यूज़ है वो आप लोग को समझ में आने लगेंगी, और जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस रहेगी, तो आप लोग डायरेक्टली माइनस वगैरह निकाल सकेंगे, ठीक है। मैं अब इतनी प्रैक्टिस कर चुकी हूँ कि मैं आप लोगों को वैल्यू डायरेक्टली बता सकती हूँ, लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन में अपने जितने भी नोट्स मैंने बनाए हैं, हर एक क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी है कि हर क्वेश्चन में इसी तरीके के पैटर्न के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगी, जिससे कारण से आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोगों को स्कूल वाली फीलिंग ना आए कि अगर हम लोगों ने एक बार आप लोग कोई चीज़ समझा दी तो उसके बाद बस सॉल्यूशन अप्लाई करके सॉल्यूशन दिखा दिया और क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, ऐसी वाली फीलिंग ना आए। इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन को इसी वे में समझाया है, ठीक है। तो ये वे जो है काफ़ी ईजी है, स्कूल टाइम में मैंने इसी तरीके से समझा था, इसलिए मैं आपको इसी वे में समझा रही हूँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है हमको फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर। माइनस तो मैंने अभी आपको समझा दिया, आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, एटलीस्ट 30 to 40% तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद के जितने भी परसेंट बचा हुआ है नहीं समझने का, वो क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे ना, समझ में आने लगेगा। न्यू चीज़ है ना, तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने से ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर्स में क्या है, A11 इक्वल्स टू, सबसे पहले कोफैक्टर का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है AIJ इक्वल्स टू 1 माइनस I प्लस J एंड MIJ। IJ जो है वो इस तरीके से वैल्यूज़ रहती है, A11 A12 A13 सिमिलरली, ठीक है, इसी पैटर्न में होती है, तो उसी हिसाब से हमारे कोफैक्टर की वैल्यूज़ भी रहेंगी। A11 इक्वल्स टू -1 I एंड J। I क्या है हमारा 1 और J क्या है हमारा 1, तो 1 + 1 इज़ 2, तो मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 1, और M11 मतलब -11 की वैल्यू, -11 की वैल्यू क्या है -3, -3 पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -3 ही बनेगा। A12 में देखिए A12 इक्वल्स टू -1 की वैल्यू में जो I की वैल्यू है वो है 1 और J की वैल्यू है वो है 2, 2 + 1 इज़ 3, -1 का क्यूब इज़ -1 एज इट इज़, और यहाँ पे M12 इज़ -6, तो यहाँ पे देखिए -1 एंड -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +6। देन हमारा नेक्स्ट देखिए A13 इक्वल्स टू I
A13 इक्वल्स टू -1 की पावर I एंड J। I क्या है हमारा 1 और J क्या है हमारा 3, तो 3 + 1 इज़ 4, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 इज़ 1, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 एंड -1, ये दोनों बन के क्या -1 का स्क्वायर, ये दोनों बन के भी क्या बनाएंगे -1 का स्क्वायर, और किसी का भी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू जो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे 3 + 1 इज़ 4, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव का 1, और यहाँ पे M13 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे -3 नेगेटिव में, -3 का पॉजिटिव 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा वो -3 एज इट इज़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है A21 मतलब हमारा I जो है वो क्या है 2 और J जो है वो क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे देखिए -1 की पावर यहाँ पे क्या आएगा I क्या है हमारा 2 और J क्या है हमारा 1, तो यहाँ पे 2 + 1 इज़ 3, मतलब -1 की पावर 3, और अगर किसी की भी पावर क्यूब में होती है तो वो जो वैल्यू है अगर माइनस में है तो वो माइनस में ही आती है, तो -1 की पावर 3 है, इसका मीन्स -1 ही वैल्यू आएगी, ओवरऑल 1 नहीं बनेगा, -1 ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, M21 जो है, M21 की वैल्यू जो है -6 है, तो -1 एंड -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +6। इसके बाद नेक्स्ट देखिए A22 में I की जो वैल्यू है वो है 2 और J की वैल्यू भी क्या है हमारी 2, तो I + J जो है वो क्या है 2 + 2, मतलब -1 की पावर क्या है हमारी 4, तो -1 की पावर 4 एंड M22 एज इट इज़। ठीक है, अगर किसी की भी पावर 4 है मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो -1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव हो गई, और M22 जो है वो क्या है हमारा -12, तो पॉजिटिव का 1 एंड माइनस का 12 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा हमारा -12। इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं A23 में क्या है हमारा -1, I जो है वो हमारा 2 है और J जो है वो हमारा क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2 इज़ 5, तो -1 की पावर 5, तो यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड विथ अ मल्टीप्लाई ऑफ -1, तो ये दोनों तो बनाएंगे 1, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या आएगा -1, इसलिए अगर -1 की पावर 5 है तो ओवरऑल सॉल्व करके क्या आएगा -1 ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, -1 आएगा, तो इसलिए -1 यहाँ पे। एंड यहाँ पे है M23 की वैल्यू क्या है -6, तो -1 मल्टीप्लाई विथ -6 ओवरऑल क्या बना देगा हमारा +6, तो वही यहाँ पे आ गया। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा A31 मतलब हमारी जो I की वैल्यू है वो 3 है और J की वैल्यू 1 है, तो वही हम लोग हमारे -1 के साथ वैल्यू लिखेंगे इसकी, I की वैल्यू 3 एंड J की वैल्यू क्या है हमारी 1, 3 + 1 इज़ 4 और -1 की पावर 4 है, और 4 जो है वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 इंटू यहाँ पे जो हमारा 31 है वो -3 है, तो 1 इंटू -3 क्या बनाएगा -3, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है -3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा A32 इक्वल्स टू -1 की पावर क्या हो जाएगी, I की पावर क्या है हमारी 3 और J की पावर क्या है हमारी 2, I की पावर 3 एंड J की पावर 2, तो क्या बनाएंगे दोनों मिलके 5, मतलब -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 मतलब -1 जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि पावर जो है इसकी 5 है, तो स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन साथ में एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी पूरी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इसलिए -1 की पावर -1 की पावर 5 है, दैट्स वाई ओवरऑल जो है ये माइनस में ही निकल के आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई विथ -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6, इतना समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट देखिए A33 इक्वल्स टू -1, I की वैल्यू क्या है हमारी 3 और जो हमारी J की वैल्यू है वो भी क्या है हमारी 3, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 6, तो -1 की पावर 6 इवन वैल्यू है, इवन वैल्यू जब भी होती है तो हमारे अंदर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इसी कारण से यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव के 1 के साथ -3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ये है हमारा
एडजॉइंट ए जो है नॉर्मली ए किस तरीके से लिखा जाता है, रो वाइज लिखे जाते हैं, ठीक है, मतलब A11 A12 A13। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि एडजॉइंट जो है वो ए का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज मतलब रो वाली जो वैल्यूज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, बस वही यहाँ पे हुआ है। जो भी हम रो में लिखते थे ना वो एडजॉइंट में कॉलम में लिखा रहेगा, किस तरीके से A11 A12 A13। और हाँ, एडजॉइंट लिखने के लिए जब भी हम अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल होंगी, मतलब आप लोग ए कंसिडर करें या बी कंसिडर करें, अंदर जो वैल्यूज़ हम लोग कंसिडर करेंगे वो हमेशा कैपिटल में ही होगी, स्मॉल लेटर्स में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो स्मॉल लेटर्स में होता है, लेकिन यहाँ पे जो एडजॉइंट होता है वो स्मॉल लेटर्स में नहीं होता है, कैपिटल में ही होता है। यहाँ पे जो एडजॉइंट है वो छोटे में लिखा जाता है, ये जो है स्मॉल में लिखा रहेगा एडजॉइंट ए, लेकिन यहाँ जो उसकी वैल्यूज़ है अंदर वो हमेशा कैपिटल में लिखी होंगी, ठीक है। कैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 32 33, ये सारे जो है हमारे कोफैक्टर के तरीके से लिखे हुए हैं। कोफैक्टर A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, देखिए A11 क्या है, -3। मैं इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे, और इसको देखिए A11 क्या है हमारा -3, -3 यहाँ पे आया। A12 जो है वो क्या है हमारा 6, यहाँ पे A12 ही लिखा हुआ है, A12 जो है हमारा क्या है 6, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 आ गया। देन देखिए A13 क्या है हमारा -3, तो -3। फिर यहाँ पे इसी तरीके से A21 जो है वो क्या हमारा 6, उसके बाद A22 जो है वो है हमारा -12, A23 जो है हमारा 6 आया है कोफैक्टर। सिमिलरली A31 आया है -3, A32 आया है हमारा 6 एंड A33 आया है हमारा -3। ओवरऑल जो है आपका एडजॉइंट आया है ये पूरी वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। एडजॉइंट जो है हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा कॉलम वाइज, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज़ हमने अभी तक समझी हैं उसके हिसाब से यही है कि एडजॉइंट जो है वो ए का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज मतलब यही होता है कि रो की जितनी भी वैल्यूज़ है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। इन्वर्सिबल मैट्रिक्स होती क्या है, ये इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब देखिए इन्वर्सिबल मैट्रिक्स या इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होती हैं, चलिए डेफिनेशन के साथ समझते हैं। इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए जो है अगर ज़ीरो की इक्वल नहीं है, देन ए इज़ कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और ए सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी इसका मतलब ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इन्वर्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो देख लेते हैं। ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/a, मतलब 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू जो रहेगी एक्सपांड करने के बाद वो यहाँ पे लिखी जाएगी विथ अ मल्टीपल ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जो मैंने अभी निकाल के बताया है, इस एडजॉइंट की वैल्यू जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाती है, ठीक है। ए इन्वर्स जो है इसी तरीके से निकाला जाता है, एक सिंपल पैटर्न है, इसमें बस वैल्यूज़ अप्लाई करनी है और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा, मतलब ए इन्वर्स अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट भी लिख के दिया है, इफ़ ए इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर ए जो है मतलब डिटरमिनेंट अगर सॉल्यूशन में ज़ीरो आ रहा है, देन ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स तो होगा लेकिन उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये सॉल्यूशन उसमें अप्लाई नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है, ए इक्वल्स टू 2 1 3 5। हमको क्या फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है। ए इन्वर्स फाइंड करना है मतलब सबसे पहले ए जो होता है हमारा, ये जो हमारा डिटरमिनेंट है वो सबसे पहले ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके तो हमारा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। मैंने बताया है ना, अभी तो मैंने बताई प्रॉपर्टी, अगर जो है ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा तब जाके ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बस सबसे पहले हमको इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करके देखना है कि वो ए इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारा डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तब जाके तो वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए जो है वो किस तरीके से लिखा होता है हमेशा, यहाँ पे देखिए A11 A12 A21 एंड A22 इसी तरीके से लिखा रहता है हमारा ए, लेकिन एडजॉइंट जो है वो उसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे, इसका एक्सपांड करेंगे, इसको एक्सपांड करने से उसकी वैल्यू आएगी, तब जाके हम बताएंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करेगा तब जाके हम इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 5 2 = 10, 3 × 1 इज़ -3, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस आता ही है, तो 10 - 3 = 7। 7 जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए जो है
इसका मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और जब ऐसा है इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में ए और एडजॉइंट ए दोनों का यूज़ होता है। तो हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, माइनर और कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर और कोफैक्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम माइनर से। माइनर में देखिए M11 मतलब आपको इसको फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट कर देना है। तो क्या आ रहा है हमारा 5, तो बस वही आएगा यहाँ पे 5। सेकंड क्या है हमारा M12 मतलब रो जो है वो क्या है हमारी 1 और कॉलम जो है वो क्या है हमारा 2। तो रो 1 एंड कॉलम 2 को आपको नेगलेक्ट कर देना है। तो क्या बच रहा है हमारी वैल्यू 1। तो बस हमारा M12 जो है वो 1 आ जाएगा। सिमिलरली हमारा M21 क्या होगा, मतलब रो जो है वो 2 है, कॉलम जो है वो 1 है, मतलब आपको रो 2 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है। तो देखिए, रो 2 ये है, कॉलम 1 ये है, इन दोनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या बच रही है हमारी 3। तो बस M21 की वैल्यू होगी 3। देन M22 की वैल्यू देखते हैं। M22 की वैल्यू क्या आ गई, हमको क्या करना है, रो 2 और कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देना है। तो क्या बच रहा है हमारा 2। तो ओवरऑल जो है हमारा M22 की वैल्यू क्या होगी, 2। इतना समझ में आ गया कि माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं। बस आप लोगों को रो 1 और रो टू के मतलब रो 1 एंड कॉलम के हिसाब से ही देखना है कि रो में और कॉलम में किस किस चीज़ को हमको हटाने के लिए बोला जा रहा है। जैसे हमने M11 में देखा कि वो हमको बोल रहा है कि आपको रो 1 एंड कॉलम 1 को नेगलेक्ट कर देना है, बची हुई वैल्यू हमारी जो है M11 आएगी। सिमिलरली आपको M12 का मतलब है कि आपको रो 1 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देना है, जो वैल्यू बचेगी वो आपकी M12 होगी। सिमिलरली M21 का मतलब है कि आपको रो 2 और कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है, बची हुई वैल्यू जो है वो क्या होगी हमारी M21 होगी। सिमिलरली M22 का मतलब है आपको रो 2 एंड कॉलम 2 को नेगलेक्ट कर देना है, तो जो बची हुई वैल्यू होगी वो हमारी 2 होगी। नेगलेक्ट मतलब अनदेखा कर देना है उसको। ठीक है, चलिए माइनस निकल गए। अब हम लोग कोफैक्टर्स पे ध्यान देते हैं। कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, आई जे। फॉर्मूला क्या होता है, AIJ = -1 I + J एंड MIJ। इतना आपको पता है कि AI जो है वो इसी तरीके से फाइंड किया जाता है। अब देखिए AIJ में हम क्या करेंगे, पहले I और J की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वो इसी के हिसाब से होगी, माइनर के हिसाब से। सबसे पहले हमको कोफैक्टर्स माइनर के हिसाब से निकालने होते हैं ना, तो M11 M12 M21 M22 उसी हिसाब से कोफैक्टर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए देखेंगे, M11 के लिए। तो A11 = -1, I की क्या वैल्यू है 1 और J की क्या वैल्यू है 1। तो 1 + 1 = 2, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, पॉजिटिव में मतलब 1 हो जाएगा। और M11 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव की 5। तो बस पॉजिटिव का 1 एंड पॉजिटिव का 5 इंटू होंगे तो क्या बच जाएगा, बनेगा हमारा 5। सिमिलरली सेकेंड वाले में देखिए A12 मतलब आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, उल्टा लिखा गया है, आई की वैल्यू होगी हमारी 1 और जे की वैल्यू होगी हमारी 2। 2 + 1 = 3, -1 की पावर 3 मतलब वैल्यू जो है ओवरऑल क्या आएगी माइनस में, और M12 है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो -1 इंटू 1 इस क्या, माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यूब है ना, किसी भी वैल्यू का क्यूब अगर माइनस में अगर वैल्यू है अंदर और वैल्यू में ऊपर क्यूब आता है तो ओवरऑल जो है वो माइनस में ही वैल्यू आती है, इतना तो आपको पता है। तो इसलिए यहाँ पे -1 इंटू 1 = -1। देन यहाँ पे देखिए A21 मतलब -1 की पावर आई जे है, आई जो है वो 2 है और जे जो है वो क्या है हमारा 1 है। ठीक है, 2 + 1 = 3, -1 की पावर 3, तो यहाँ पे भी क्यूब है, -1 की पावर 3 एंड M21। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर 3 क्यूब होगी, मतलब माइनस साइन ही आएगा, तो माइनस का साइन एज इट इज़ -1 इंटू 3, जो कि क्या हो जाएगा -3। देन यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, जो कि है क्या है A22 = -1, 2 + 2 आई जो है वो भी 2 है, जे जो है वो भी 2 है, तो 2 + 2 = 4, -1 की पावर 4। इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। फिर यहाँ पे देखिए हमारा M22 जो है वो भी पॉजिटिव है, मतलब 1 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव में हमारा 2 की वैल्यू आएगी। ओके, तो हमारा पॉजिटिव में 2 आ गया। अब देखिए हमारा कोफैक्टर निकल गया, माइनर भी निकल गया, तो अब हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट में कोफैक्टर की वैल्यू लिखनी है। एडजॉइंट में जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से आएगी, 5 -1 एंड -3 एंड 2। तो चलिए देखते हैं। देखिए
एडजॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है, A11, A12, A21, A22। अभी मैंने ए को लिख के बताया है आपको कि वो जो है वो रो वाइज रहती है, और एडजॉइंट जो है वो ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज मतलब वो रो को कॉलम में चेंज करके लिखा जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो बस एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 5 -1 -3 एंड 2। अब हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है और क्वेश्चन में भी हमसे फाइंड करने को बोला है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आया था हमारा 7, और जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है वो मैंने अभी ही निकाला है, वो क्या है 5 -3 -1 एंड 2। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 5/7 -3/7 -1/7 एंड 2/7। ए इनवर्स की वैल्यू ये रहेगी। ए इनवर्स निकालना काफ़ी इजी है आप लोग को, बस उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट में हम लोग को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें साइन चेंजेस का डाउट हो जाता है, और उसी कारण से क्वेश्चन जो है बच्चे पूरा गलत कर देते हैं। तो इसीलिए एडजॉइंट जो है वो काफ़ी ध्यान से निकालना है। उसके लिए सॉल्यूशन भले थोड़ा लेंदी हो जाए, लेकिन हर एक की वैल्यूज़ आपको ध्यान से ही निकालनी है, उसी में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। बाकी तो सब कुछ ईजी ही रहता है। ठीक है, पैटर्न वाइज चलेंगे तो सब ईजी ही है इसमें। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स का। ये देखिए, ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स में सबसे पहले हमको ए दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है कि ये ए इनवर्स है या नहीं है। सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है, उसके बाद अगर ये ए इनवर्स है तो उसका पूरा सॉल्यूशन हमको निकालना है। ठीक है, तो ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको एक्सपांड करेंगे। तो चलिए पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 जो है वो एज इट इज़, इसको और इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 1 × 8 इज़ 8 एंड 2 7 14, और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू प्लस माइनस फॉर्म, यहाँ पे 2 जो है वो माइनस में ही होगा, तो माइनस का 2, फिर यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 2 जो है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो 4 8 ज़ा 32 एंड 2 5 ज़ा 10, और बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। फिर ये जो 3 है यहाँ पे प्लस में ही रहेगा, तो प्लस का 3, फिर रो 1 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो 4 7 ज़ा 28 एंड 5 1 ज़ा 5, और बीच में साइन माइनस का एज इट इज़। देन यहाँ पे देखेंगे कि 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6। 32 में से जब हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 22। 22 में से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा हमारा 44। देन यहाँ पे है 28 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा हमारा 23, एंड 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6 69। बस वही यहाँ पे लिखा है -6 44, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 69। अब जो है 44 का 6 के साथ प्लस होगा तो क्या बनेगा हमारा 50, तो माइनस का 50 एंड प्लस का 69, ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 19। 19 जो है वो जीरो की इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट, क्योंकि हमको ए तो हमारे पास है लेकिन एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर ऑफ 3 मैट्रिक्स के लिए माइनर निकालते हैं तो देखिए M11 मतलब रो जो है वो क्या, रो 1 को और कॉलम 1 को नेगलेक्ट करना है, बची हुई वैल्यूज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रो 1 एंड कॉलम 1 एंड रो 1, देखिए तो बची हुई वैल्यू क्या है 1 2 7 8। ठीक है, तो बस यहाँ पे लिख दिया 1 2 7 8। रो जो है वो इस तरीके से रहती हैं, कॉलम जो है वो इस तरीके से रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 × 8 इज़ 8 एंड 2 7 ज़ा 14, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 14 - 8 इज़ माइनस का 6। अब यहाँ पे देखिए M12 मतलब हमको रो 1 को नेगलेक्ट करना है एंड कॉलम 2 को अनदेखा करना है। तो देखिए कॉलम 2 और रो 1 क्या बचेगा हमारा 4 2 5 8, बस वही यहाँ पे लिखा है 4 2 5 8। अब 4 8 ज़ा 24, 5 2 ज़ा 10, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 24 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा पॉजिटिव का 14। अब यहाँ पे देखिए M13 मतलब रो जो है वो क्या है हमारी 1 और कॉलम जो है वो हमारी 3 है, मतलब 1 को और 3 को नेगलेक्ट करना है। देखिए कॉलम 3 एंड रो 1, तो क्या बच रहा है हमारा 4 1 5 7। यहाँ पे देखिए यहाँ बच रहे हैं 4 1 5 7। 4 7 ज़ा 28 एंड 1 × 5 इज़ 5, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 28 - 5 इज़ 23। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है M21 मतलब रो जो है वो 2 है और कॉलम जो है वो 1 है। तो यहाँ पे देखिए हमारी रो 2 एंड कॉलम 1, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है 2 3 7 8। तो यहाँ देखिए 2 3 7 8, 2 8 ज़ा 16 एंड 3 7 ज़ा 21, तो माइनस का 21। ठीक है, 21 में से 16 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 5। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या है हमारा M22, मतलब रो जो है वो 2 है और कॉलम भी क्या है हमारा 2 है, मतलब रो 2 एंड कॉलम 2 को अनदेखा करना है। तो देखिए रो 2 एंड कॉलम 2, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है हमारी 1358। तो बस वही वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी गई हैं 1358। 1 × 8 इज़ 8 एंड 3 5 ज़ा 15, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 7। देन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा M23 इक्वल्स टू जो मतलब आर जो है वो क्या है हमारा 2, कॉलम जो है वो हमारा 3। तो यहाँ पे देखिए रो 2 कॉलम 3, इन दोनों को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बच रहा है 1257। देखिए 1257, तो 1 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 एंड 5 2 ज़ा 10, 7 - 10 इज माइनस का 3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे M31 के लिए, रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारा 1 है। तो देखिए रो जो है हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारी 1 है, तो क्या बचेगा हमारा 2 3 एंड 1 2। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 2। 2 × 2 इज़ 4 एंड 3 × 1 इज़ 3। तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा हमारा 1। अब देखिए 32, तो रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो हमारा 2 है। तो यहाँ पे देखिए रो 3 कॉलम 2, क्या बच रहा है 1342। वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1342। अब यहाँ पे देखिए 1 × 2 इज़ 2 एंड 3 4 ज़ा 12, बीच में माइनस का साइन एज इट इज़। 12 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा माइनस का 10। अब जो हमारा लास्ट है वो क्या है हमारा रो जो है वो हमारी 3 है, कॉलम जो है वो 3, मतलब रो 3 एंड कॉलम 3 को नेगलेक्ट करना है। तो देखिए क्या बचता है, रो 3 नेगलेक्ट हो गई और कॉलम 3 नेगलेक्ट हो गई, तो बची हुई वैल्यूज़ क्या है 1241। तो देखिए यहाँ पे 1241, 1 से 1 का मल्टीप्लाई इज़ 1 एंड 2 का 4 से मल्टीप्लाई इज़ 8 एंड 8 - 1 इज़ माइनस का 7। माइनर हमारे सॉल्व हो गए। अब हम निकालते हैं हमारे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स देख लीजिए, कोफैक्टर का बेसिक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, AIJ इक्वल्स टू -1 I + J एंड M की पावर IJ, M विद IJ, ठीक है, पावर नहीं है वो, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से कोफैक्टर का फॉर्मूला आता है। चलिए कोफैक्टर में हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज अप्लाई करते हैं। A11 के लिए क्या होगा, A11 इक्वल्स टू -1 की पावर IJ, I क्या है 1 और J क्या है 1, मतलब ओवरऑल -1 का स्क्वायर। M11 की वैल्यू है -6 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 1 -6 के साथ इंटू होगा तो क्या बनेगा हमारा माइनस का 6। नेक्स्ट देखिए A12 मीन्स है हमारा कि जो I है उसकी वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है हमारी 2। तो 2 + 1 इज़ 3, -1 का क्यूब इंटू जो हमारी M12 की वैल्यू है वो क्या है 14। तो यहाँ पे 1 का क्यूब जो है वो क्या बनेगा हमारा -1 -1 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव के 14 के साथ होगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा -14। देन देखिए A13 मतलब कि हमारी I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 3 है। वही हमने लिखा 3 + 1 इज़ 4, -1 की पावर अगर 4 है तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आएगी, मतलब ओवरऑल क्या बनेगा हमारा 1। और हमारा M13 क्या है 23, तो पॉजिटिव का 1 एंड 23 भी पॉजिटिव का, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेंगे हमारा 23 एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए A21, I की वैल्यू जो है 2 है और J की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, मतलब -1 की पावर क्या है हमारी 3 है, मतलब क्यूब जो है मतलब माइनस में ही आएगी वैल्यू, तो -1 विद अ मल्टीप्लाई ऑफ M21 क्या है हमारा -5, तो -1 और -5 मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे हमारा पॉजिटिव का 5। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा A22 मतलब I की वैल्यू जो है 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 इज़ 4, तो -1 की पावर 4, मतलब कि ओवरऑल जो है हमारा वैल्यू जो है पॉजिटिव में आएगा, तो हमारा -1 जो है वो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा और M22 क्या है -7, तो -7 मल्टीप्लाई विथ 1 इज़ -7। अब हमारा देखिए A23 क्या है -1, 2 जो है वो हमारा I और 3 जो है वो हमारा J है, तो 2 + 3 इज़ 5, -1 की पावर 5 है, -1 की पावर 5 मीन्स 1 जो है वो नेगेटिव में आएगा और M23 की वैल्यू भी नेगेटिव है -3, तो -1 एंड -3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे पॉजिटिव का 3। देन देखिए नेक्स्ट है हमारा A31 में हमारा I जो है वो क्या है हमारा 3 और J जो है वो क्या हमारा 1, तो 3 + 1 इज़ 4, -1 की पावर 4, अगर -1 की पावर 4 है मतलब वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो -1 की पावर 4 मीन्स वैल्यू जो होगी पॉजिटिव की 1 इंटू जो है हमारा M31 है वो भी पॉजिटिव का 1 है, तो 1 × 1 इज़ 1। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए A = 32, I जो है वो क्या है 3 और J जो है वो क्या है हमारा 2।
ठीक है। 3 + 2 = 5, -1 की पावर 5 है, -1 की पावर 5 है मतलब -1 की ओवरऑल वैल्यू जो है वो -1 ही आएगी क्योंकि पावर 5 है। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो 1 आई, -1 आई इसकी। और यहाँ पे M32 जो है वो क्या है, ऑलरेडी माइनस का 10 है, तो -1 इंटू माइनस का 10 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 10। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट A33 जो है वो क्या है हमारा, आई जो है वो 3 है और जे भी है वो क्या है हमारा 3 ही है। तो -1 की पावर 3 + 3 = 6, -1 की पावर 6 है, इवन वैल्यू है मतलब ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। M33 जो है वो है -7, तो पॉजिटिव का 1 एंड -7 मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा हमारा, -7। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो हमारे कोफैक्टर्स आ गए, कोफैक्टर से अब हम डायरेक्टली एडजॉइंट की वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए एडजॉइंट जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज के पैटर्न में लिखा जाता है। मतलब जितनी भी वैल्यूज हम लोग ए में रो वाइज लिखते हैं वो सारी वैल्यूज हमारे एडजॉइंट में कॉलम वाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो A11, A12, A13 मतलब कोफैक्टर 11 की वैल्यू, कोफैक्टर 12 की वैल्यू, कोफैक्टर 13 की वैल्यू, सिमिलरली 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो चलिए वैल्यूज लिखते हैं। देखिए A11, A12 एंड A13 की क्या वैल्यू है, -6, -14 एंड 23 लिख दी, -6, -14, 23। देन हमारी नेक्स्ट क्या वैल्यूज़ हैं, कोफैक्टर ऑफ 21, 22 एंड 23। ये देखिए 21 की वैल्यू है 5, 22 की वैल्यू है -7 एंड 23 की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो 5 -7 3 लिख गई। अब हमारी थर्ड क्या है, A31, A32, A33 को फैक्टर ऑफ दिस, तो इनकी वैल्यूज़ क्या है 1, 10 एंड -7। तो बस 1, 10, -7 वैल्यूज़ लिख दी। अब हमारा एडजॉइंट भी आ गया, को फैक्टर भी निकल गया, माइनर सब कुछ हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स में डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a, डिटर्मिनेंट का ए है ये, तो 1/a मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए का आएगा तो मतलब ए एडजॉइंट ए की जितनी भी वैल्यूज़ है वो इसमें मल्टीप्लाई होंगी और 1/a जो था हमारा, जो मैंने एक्सपांड किया था डिटर्मिनेंट को, उसकी वैल्यू आएगी। तो उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी 19, और एडजॉइंट ए जो है वो क्या आएगा हमारा, ओवरऑल जो माइनस का 6, 5, 1, 14 -7 10 23 3 एंड -7। ये चाहें आप तो इसका जो 19 है वो अंदर पूरा डिवाइड करके लिख दें, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें, दोनों ही करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेजर माइनर को फैक्टर्स तीनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। ठीक है, दोनों तीनों चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ ए इनवर्स भी मैंने आपको समझा दिया है। ओवरऑल ये जो बेसिक टॉपिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये जो भी इंट्रोडक्शन था ये सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट वगैरह जो है सबसे मेन टॉपिक है डिटर्मिनेंट में, इसलिए अच्छे तरीके से पहले इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज आएगी वो अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा और अगर आप लोग एक्सरसाइज डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आप लोग को वो बहुत टफ लगेगी। इसलिए प्लीज़ जो ये वाली वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाई है इसको अच्छे से देखिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।